एमपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है और मैं दीपक कुमार। एमपी पीएटी के एग्जामिनेशन में पुराने साल के पेपर को सॉल्व कैसे करना है उसके बारे में इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जितने भी स्टूडेंट्स एमपी पीएटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि ये एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन भी बहुत जल्द आने वाला है, लेकिन आपके पास में टाइमिंग की जो लिमिट होगी उसी के लिए इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको बताना चाहते हैं कि पुराने पेपर को आप सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि पुराने साल के जो पेपर होंगे आपको कैसे अटेम्प्ट करने हैं या घर बैठे आपको कैसे उसकी प्रिपरेशन अभी से करना स्टार्ट कर देनी है। तो आप जानते हैं एमपी पीएटी का जो कॉमन पैटर्न है उसमें क्रॉप का एक सब्जेक्ट होता है जिसको फसल उत्पादन बोलते हैं, एनिमल हस्बेंड्री आपका पशुपालन, मैथ्स होता है, फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है और बायोलॉजी होता है। ऐसे टोटल आपके सामने 6 स्लॉट होते हैं और 6 स्लॉट के बारे में आपको बता दूं कि जो आपका जो क्रॉप का जो पेपर होता है वो थ्योरेटिकल प्लस डेटा पर बेस होता है। उसी प्रकार से एनिमल का जो पेपर होता है वो भी थ्योरेटिकल प्लस डेटा बेस होता है। मैथ्स पूरी तरह से हम ये मान करके चल सकते हैं कि कैलकुलेशन बेस होता है, कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट जो होते हैं वो भी कवर होते हैं। इसके अलावा फिजिक्स में कुछ कैलकुलेशन, ज़्यादातर थ्योरी, केमिस्ट्री में कुछ थोड़े से कैलकुलेशन, ज़्यादातर थ्योरी और बायोलॉजी में मैक्सिमम आपके पास में थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही होते हैं। तो आपको ये बता दिया मैंने कि हर सब्जेक्ट में किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, ताकि आप पुराने साल के जब कभी भी पेपर आप सॉल्व करेंगे तो पेपर सॉल्व करते समय कौन कौन सी बातों का ख्याल आपके लिए रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि एग्जामिनेशन में किसी भी प्रकार की कोई मिस्टेक ना हो और आप एग्जामिनेशन को क्लियर कर सके। तो मैं आपको बताना चाहूँगा 2 तरीके होते हैं, 2 तरीकों से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि जो गलत तरीका होता है जो स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट जो पीएटी में फॉलो करते हैं, 95% जो स्टूडेंट पीएटी में फॉलो करते हैं पुराने साल के पेपर को सॉल्व करते समय फाइनली उनका जो रिजल्ट है वो गलत आता है या वो रिजेक्ट हो जाते हैं। और केवल 5% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सही तरीके को फॉलो करते हैं और वो सीट काट करके लेकर के जाते हैं। तो जो गलत तरीका है वो मैं आपको सबसे पहले चीज़ समझा दूँ, क्योंकि आपको पता है पीएटी में ये जो 2 सब्जेक्ट है इसमें जो डेटा होता है वो बार बार चेंज होता है। तो अगर मान लीजिए आप पुराने साल का पेपर अगर आप मान लीजिए सॉल्व कर रहे हैं और आपको एमपी पीएटी अगर क्लियर करना है तो सबसे पहली चीज़ तो इन 2 सब्जेक्ट के बारे में बता दे रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ तो आपको अपडेटेड डाटा का ख्याल रखना है कि अगर मान लीजिए कि 20 क्वेश्चन से 30 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन का सेट है आपके पास में आपका क्रॉप और एनिमल का, और 100 क्वेश्चन में अगर मान लीजिए 50 क्वेश्चन डेटाबेस आ गए और 50 क्वेश्चन में अगर मान लीजिए आपके पास 30 डेटा या 25 डेटा भी अगर आपके पास में पुराने साल के हैं, और एग्रीकल्चर में जो डेटा जो होते हैं वो हर साल बदल जाते हैं बहुत सारे, तो अगर मान लीजिए आपने 30 डेटा में से 25 डेटा पिछले साल करके याद करके रट करके रखे हुए और अगर मान लीजिए वो अपडेट हो गए लेकिन आपने उसको अगर मान लीजिए ध्यान नहीं दिया, तो याद रखिए ये ऐसा होना ही है, जो आपने पुराने डेटा याद किया वो भी ऑप्शन में जरूर रहेगा और आप उसको टिक करके आएंगे और आपको लगेगा कि ये सही है। और ये आप सोचिए कि 25 क्वेश्चन सीधे स्टूडेंट्स के यहाँ पर गलत हो जाते हैं, जो कि एमपी पीएटी में रिजेक्शन का सबसे बड़ा कारण होता है। तो सबसे पहली चीज़ अपडेटेड डेटा पर फोकस करना है। आपके क्रॉप प्रोडक्शन और एनिमल हस्बेंड्री जो आपके 2 सब्जेक्ट हैं इसमें अपडेटेड डेटा के ऊपर फोकस रखना है। और एग्रीकल्चर में कई प्रकार की इनोवेशंस होती हैं, कई प्रकार की खोज होती है, नई नई तकनीक आती है। तो जो यूनिट्स ऐसी जहाँ पर नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में बात होती है, तो नई नई जो टेक्नोलॉजी अपडेट होती है उसके बारे में भी आपको जानकारी रखनी, क्योंकि 15 से 18 क्वेश्चन आजकल एमपी पीएटी में ऐसे आते हैं दोनों सब्जेक्ट को मिला करके, जहाँ पर एग्रीकल्चर में जो नई रिसर्च या जो नई टेक्नोलॉजी जो आती है उसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। तो और मैक्सिमम जो कोचिंग पढ़ाते हैं वो लोग भी यहाँ पर बहुत बड़ी गलती करते हैं। तो अगर आप अपडेटेड डेटा, अपडेटेड टेक्नोलॉजी, अपडेटेड इन्फॉर्मेशन, अपडेटेड योजनाएं जो गवर्नमेंट की होती है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, अगर उसकी इन्फॉर्मेशन अगर आपको मान लीजिए पुरानी वाली है तो वो भी ऑप्शन में आ जाएगी और आप पुराने वाले डेटा पर आप क्वेश्चन को मतलब टिक करके आ जाएंगे और आप सीधे 30-40 क्वेश्चन गलत कर देंगे 100 नंबर के पेपर वाले में। तो आप सोचिए कि आप सीधे आप परीक्षा से बाहर हो सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी चीज़, जब आप पुराने साल के पेपर सॉल्व कर रहे होंगे तो अपडेटेड डेटा तो आपको नए साल के लिए तैयार रखने हैं, लेकिन साथ में आपको क्या काम करना है कि जैसे क्वेश्चन होता है तो क्वेश्चन रीड करने के बाद ऑप्शंस होते हैं ABCD करके, तो आपको सीधे ABCD क्लिक नहीं करना है, आपको उस क्वेश्चन की फ्रेमिंग को समझना है, क्वेश्चन को रीड करना है और क्वेश्चन को, तो देखिए मैं आपको सबसे पहली चीज़ जो गलती करे वो बता रहा हूँ। स्टूडेंट क्वेश्चन को रीड करेगा और अपनी मर्जी से ABCD में से जो उसे अच्छा लगेगा, जो उसे अनुमान लगेगा वो टिक कर देगा और पीछे जाकर के आंसर मिला देगा और होगा ये कि ठीक है हमारा सी, हमने सी को क्लिक करे और सी हमारा सही है। लेकिन सच में सी सही था या बाय डिफ़ॉल्ट सही हुआ कि आपका तुक्का बैठ गया और फिर आप उससे खुश हो रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन आपने टिक किया, वो क्वेश्चन आपका गलत हो गया,
पीछे जाकर के आपने क्रॉस चेक किया कि नहीं हमने तो सी को क्लिक करे थे लेकिन बी सही है, तो चलिए ठीक है बी सही है और बी का उत्तर ये है। और ये तरीका जो होता है ये सबसे बड़ी गलती होती है। आपको उस क्वेश्चन का बेसिक नहीं पता है और आपका एक बार गलती से सी मैच हो गया जो कि सही हो गया और एक बार गलत हो गया, तो आपने बस उसको टिक करके आगे निकल गए और उसके बाद आपने क्वेश्चन की पूरी फ्रेमिंग को समझा नहीं। आप अगर आप ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लगा सकते तो कम क्वेश्चन लगा करके भी एग्जामिनेशन को अच्छे नंबर से आप क्वालिफाई कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या काम करना है, जो कि केवल 5% स्टूडेंट करते हैं। तो आपको क्वेश्चन को रीड करना है, पहले पार्ट में क्वेश्चन को रीड करना है, पहले आपको क्वेश्चन की रीडिंग करनी है और दूसरे पार्ट में क्वेश्चन को रीड करते करते उस क्वेश्चन के टॉपिक को या उस यूनिट को समझ जाना है कि हाँ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो संबंध है, रिलेशन उस पर्टिकुलर यूनिट के उस टॉपिक से। तो ये आपको अभी से अप्रोच डेवलप करनी पड़ेगी। एक दिन में, 2 दिन में या परीक्षा के 10 दिन पहले नहीं आएगा। एग्जामिनेशन के 30, 35, 40 दिन पहले ये माइंड में आपको सेट करना होता है। तो ये रीडिंग करना है, टॉपिक कंफर्म करना है और टॉपिक कंफर्म अगर आपको टॉपिक कंफर्म हो गया तो याद रखिए कि 70% केसेस में आपको तो आंसर दिख जाएगा, लेकिन 30% कन्फ्यूजन रहेंगे। अगर कोई क्वेश्चन ज़्यादा अगर टिपिकल अगर आ गया तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में आपको क्या काम करना है, आपको पूरी तरह से कंफर्म हो जाना है कि हाँ बी सही है और उसके बाद जो पीछे जो आंसर शीट दी रहती है जाकर के चेक करना है कि बी सही है तो कारण क्या क्या दिया गया है सॉल्यूशन में। आप जो सोच रहे थे क्या वही दिया गया है कि आप जो सोच रहे थे उससे ज़्यादा दिया है या आप जो सोच रहे थे उससे कम दिया। इससे आपकी नॉलेज बढ़ती है। और जो आपके ऑप्शंस गलत हुए हैं, जो आपके ऑप्शंस कोई भी गलत हुए हैं, तो जो गलत ऑप्शन है उन वर्ड के ऊपर भी फोकस करिए कि ये क्या चीज़ होती है। इसे आप क्वेश्चन लगाएंगे एक और उस क्वेश्चन के कंप्लीट सॉल्यूशन पर भी फोकस करेंगे और जो टॉपिक या जो आपके अदर जो ऑप्शंस है गलत वाले, उन गलत ऑप्शंस के बारे में भी अगर आपने बढ़िया इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली तो आप और दूसरे स्टूडेंट से और आगे निकल जाएंगे। तो इस तरीके को आपको फॉलो करना है और इस तरीके को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना है। और अगर किसी क्वेश्चन को रीड करने के बाद कंफर्म ही नहीं हो रहा है कि ये कहाँ से आ रहा है, अगर थोड़ा बहुत भी क्लू मिल रहा है कि हाँ ये इस यूनिट से हो सकता है, तो उस यूनिट के उस पर्टिकुलर टॉपिक पर जाकर के थोड़ा सा रीड कर लीजिए। हो सकता है कि 3-4 लाइन या 5 लाइन रीड करने के बाद, पढ़ने के बाद आपको सीधे सीधे इस क्वेश्चन का आंसर ही मिल जाए। और ऐसा मैक्सिमम केसेस में होता है जब आप क्वेश्चन को लेकर के काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप अपने नोट्स उठाइए, बुक्स उठाइए और तुरंत चेक करिए कि इस यूनिट का मुझे लग रहा है तो ये टॉपिक है, आप उसको रीड कर लीजिए और इस बेसिस पर आप हो सकता है कि आप अपनी प्रिपरेशन को बाकी स्टूडेंट से बहुत आगे लेकर के चले जाए। यहाँ पर 90 ये जो अप्रोच है ये लास्ट के 45 डेज के लिए बहुत ही शानदार हथियार है एग्जामिनेशन निकालने के लिए। तो ये 95% स्टूडेंट भले वो कोचिंग करे, कितनी महंगी कोचिंग करे, उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन गलती अगर इस लेवल पर हो रही है और इस लेवल पर अगर मान लीजिए आप अपने आप को मैनेज कर रहे हैं तो इन दोनों के बीच में लगभग 30 से 40 नंबर का डिफरेंस होगा। जबकि मैं ये चारों सब्जेक्ट का भी आपको बता दे रहा हूँ कि सेम फंडामेंटल इस तरीके में फॉलो होगा। बस याद रखिए कि आपके जो एग्रीकल्चर के जो 2 सब्जेक्ट है उसमें अगर आपने अपडेटेड डेटा पर फोकस नहीं किया या अपडेटेड कोई भी योजनाएं या अपडेटेड कृषि के संबंधित कोई भी डेटा अगर आ रहा है, टेक्नोलॉजीज आ रही है, उस पर अगर आपने फोकस नहीं किया तो बड़ा लॉस होता है MPPAT के एग्जामिनेशन में या फिर ICAR के एग्जामिनेशन में। तो इस चीज़ का विशेष ख्याल रखिए। और अगर आपको एग्जामिनेशन क्लियर करनी है और कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपको सारे सब्जेक्ट का एनालिसिस PAT के एग्जामिनेशन होने के पहले कंप्लीटली दे दूंगा। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।